नमस्ते दोस्तों। आज हिंदी साहित्य में सुनिए समकालीन प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी अनाम रिश्ता। ये कहानी जागरण सखी में 2003 में प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कार्तिकेय को घर लौटने में निरंतर आवश्यकता से अधिक देरी होने पर न जाने क्यों कुछ दिनों से करीना को अत्यंत क्रोध आने लगा था। उसके टोकने पर अति आवश्यक मीटिंग में फंस गया था। कहकर कार्तिकेय करीना के क्रोध को कुछ क्षणों के लिए दूर तो अवश्य कर देता था, किंतु फिर वही स्थिति आने पर वो बेकाबू होने लगती थी। जबकि वो जानती थी कि कार्तिकेय का काम ही ऐसा है जिसमें देर सवेर होना आम बात है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जीवन में छाया अकेलापन, सूनापन उसे अनमना कर क्रोध दिला ही देते थे। पिछले 2 हफ्ते से वो ज्वर से तप रही थी, किंतु कार्तिकेय का पूर्वत देर से आना उसे मर्माहत करने लगा था। क्या काम ही जिंदगी है? काम के लिए रिश्ते नातों की परवाह न करना क्या उचित है? अन्य दिन तो ठीक है, किंतु क्या उसकी बीमारी में भी वो समय पर घर नहीं आ सकता है? उसे याद आए वे दिन जब ठीक 6 बजे विशिष्ट अंदाज में कॉलबेल की आवाज़ सुनकर वो दरवाज़ा खोलने दौड़ी जाती थी तथा कार्तिकेय भी उसे आगोश में लेकर प्यार की बौछार करने लगता था। कभी कभी प्यार के उस रूमानी दौर में उसका बनाया नाश्ता भी ठंडा हो जाता था। रोज़ बाहर घूमना, खाना पीना उनका दैनिक कार्यक्रम बन गया था। कभी वो खर्चे की बात करती तो वो निश्चिंतता से कहता कि इंसान कमाता किस लिए है? अपनी खुशी के लिए ही ना। यदि खुशी ही ना मिली तो करोड़ों की जायदाद का क्या अर्थ? उन दिनों एक बार वो बीमार पड़ी थी तो ऑफिस से छुट्टी लेकर वो लगातार उसकी देखभाल में लगा रहा था, और आज बीमार पत्नी की देखभाल के लिए भी उसके पास समय नहीं है। समय के साथ साथ इंसान कितना बदल जाता है, सोचकर दुख और वेदना से उसकी आंखें भर आई थीं। जब उनके पहले प्यार का अंकुरण प्रस्फुटित हुआ था तब वो बेहद खुश हुआ था। मातृत्व पर लिखी कई पुस्तकें उसने उसे लाकर दी थीं। ये ना करो वो ना करो कि कई ताकीदें देकर वो ऑफिस जाता था। स्कूटर पर बैठकर कहीं जाने में झटका लगने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंच सकता है, ये जानकर उसने 15 दिनों के अंदर ही फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर एक सेकेंड हैंड कार खरीद ली थी। अंतिम महीने में अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जब डॉक्टर ने उसे पूर्ण विश्राम की सलाह दी तो जब तक मम्मी जी नहीं आ गईं तब तक छुट्टी लेकर उसके आसपास ही मंडराता रहा था। तब वो सचमुच ही स्वयं को संसार की सबसे भाग्यशाली नारी समझती थी, जिसे इतना प्यार करने और उसकी भावनाओं को समझने वाला पति मिला। पहले अंकुर तथा 2 वर्ष पश्चात ही आई अंकिता की देखभाल में करीना ऐसा खोई कि उसे पता ही न चला कि कार्तिकेय कब उससे दूर होता चला गया। कार्तिकेय और उसके मध्य आई दूरी का एहसास उसे तब हुआ जब अंकुर के इंजीनियरिंग में जाने के 2 वर्ष पश्चात ही अंकिता भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए चली गई। उस समय भी उसे कार्तिकेय का देर से घर आना इतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो सोचती थी कि सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। किंतु पिछले 2 हफ्ते के ज्वर ने उसे तोड़ कर रख दिया था। माना काम कर्तव्य सर्वोपरि है, लेकिन पारिवारिक दायित्व भी तो हैं। क्या बीमार पत्नी के पास कुछ क्षण बैठकर उसका हालचाल पूछना उसका कर्तव्य नहीं है? यह सच है कि उसकी देखभाल के लिए नौकरानी है, कंपनी का डॉक्टर सुबह शाम आकर उसका परीक्षण कर जाता है, किंतु वो सब तो अपने कर्तव्यों से बंधे हैं। उनमें रिश्तों की वो गर्माहट नहीं है जो इंसान को जीवन के कठिनतम क्षणों में भी हिम्मत और हौसला टूटने नहीं देते। अभी विचारों का बवंडर थमा भी नहीं था कि कॉलबेल की आवाज़ सुनाई पड़ी। श्यामा नौकरानी ने दरवाज़ा खोला तो सामने से कुसुम आती दिखी। कुसुम कार्तिकेय के सहयोगी अधिकारी की पत्नी है, लेकिन इतनी बातूनी थी कि अच्छे भले आदमी को पागल बना दे। किसी के दुख दर्द में काम आना वो अपना कर्तव्य ही नहीं अधिकार भी समझती है। कभी वो सबसे इतने प्रेम से बातें करती है कि लोगों को लगता है कि उसके समान उनका हितैषी संसार में और कोई नहीं है, और कभी जरा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है। सबकी अंदरूनी बातें पता कर जब तक विष बुझे तीर छोड़कर दूसरों को परेशान कर चैन की सांस लेना उसकी आदत बन गई थी।
उसकी इस बुरी आदत ने उसकी खूबियों को ढक लिया था। शायद यही कारण है कि उसके दो मुँहे स्वभाव के कारण सभी धीरे धीरे उसे कतराने लगे हैं। लेकिन सहयोगी की पत्नी होने के कारण करीना के लिए उसे मुंह मोड़ पाना संभव नहीं है। अतः मन की भावनाओं को मन में दबाकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोली, आओ कुसुम, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, वरना अकेले में अत्यंत बोरियत हो रही थी। सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अतः सोचा आपसे मिलाऊं। अब कैसी है आपकी तबीयत? कुसुम ने पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। अब तो ज्वर कम है, दवा ले रही हूँ। डॉक्टर ने वायरल फीवर बताया है, धीरे धीरे ही ठीक होगा, करीना ने सहज स्वर में उत्तर दिया। बातों बातों में 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कुछ क्षणों के लिए करीना को भी ऐसा लगने लगा कि वो ठीक हो गई है, या वो तो बीमार थी ही नहीं। वास्तव में बीमारी तन के साथ मन की भी होती है। तभी कहते भी हैं कि यदि मन स्वस्थ है तो तन छोटी मोटी बीमारियों को प्रसन्नता से झेल सकता है, वरना छोटी सी बीमारी भी बड़ी और जानलेवा लगने लगती है। अच्छा, अब चलती हूँ, कुसुम ने उठते हुए कहा। अरे बैठो ना, कार्तिकेय तो 9 बजे से पहले आते ही नहीं हैं, कहते हुए करीना गर्व से भर उठी थी। वस्तुतः जब से कार्तिकेय जनरल मैनेजर बना है तब से वो अति व्यस्त हो गया है। अक्सर मीटिंगों में व्यस्त रहने के कारण देर से घर आना उसकी आदत ही नहीं, मजबूरी बन गई है। बीमारी के समय उसके ध्यान न देने की बात छोड़ दें तो वास्तव में करीना को उस पर गर्व है। अपनी मेहनत, परिश्रम और लगन के कारण ही वो कई लोगों को सुपरसीड करके इस पद तक पहुंच पाया है। नहीं, अब मैं चलूँगी। हमारे सूरी साहब तो समय से घर आ जाते हैं। ज़्यादा काम करने से कौन सा जल्दी प्रमोशन मिलता है। आज के युग में तो जब तक सोर्स या रुपया ना हो, कितना भी काम करो कुछ भी नहीं होने वाला, व्यंग्यात्मक स्वर में कुसुम ने कहा। करीना के चेहरे के उतार चढ़ाव को पढ़ते हुए उसने एक एक शब्द पर जोर डालते हुए गंभीर स्वर में पुनः कहा, तुम्हें बुरा तो अवश्य लगेगा, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं सीधी और सच्ची बात कहने से डरती नहीं हूँ। ये ठीक है कि ऑफिस की जिम्मेदारी सर्वोपरि है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इंसान अपना घर परिवार ही भूल जाए या घर के प्रति अपने दायित्वों से मुख मोड़ ले। काम तो कभी समाप्त नहीं होता। इंसान को ही तन मन को विश्राम देने के लिए उसे कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है। शायद इसी के लिए विधि ने रात और दिन का प्रावधान रखा है। वैसे भी यदि पुरुष को घर में उचित मान सम्मान मिले तो बाहर क्यों घूमता फिरे। तुम कहना क्या चाहती हो कुसुम? कुसुम की बातों को सुनकर असमंजस की स्थिति में करीना ने पूछा। यही कि आजकल श्रीवास्तव साहब अपनी सेक्रेटरी नंदिता के साथ काफ़ी समय बिताने लगे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के कुसुम ने उत्तर दिया। तुम क्या कह रही हो ये? आश्चर्ययुक्त स्वर में करीना ने पूछा। मैं सच कह रही हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? ऑफिस में इस बात की काफ़ी चर्चा है। कटीली मुस्कुराहट के साथ कुसुम ने विष बुझा तीर फेंक ही दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकती, अविश्वास के स्वर में करीना ने कहा। विश्वास ना हो तो आज ही श्रीवास्तव साहब से पूछ लेना। अपनेपन से पुनः बोली। पता नहीं ये बात मुझे इस समय तुम्हें बतानी चाहिए थी या नहीं, लेकिन तुम्हारा अकेलापन और गिरता स्वास्थ्य देखकर मुझसे रहा नहीं गया। कुसुम चली गई, किंतु उसके लिए ऐसे कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गई जिसका उत्तर उसके पास नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके प्यार और समर्पण में कहाँ कमी रह गई थी। क्या अधेड़ावस्था में कार्तिकेय एक युवा लड़की के जाल में फंस गया है? नंदिता, कार्तिकेय की सेक्रेटरी, उससे अक्सर ही मिलने आती रहती थी। कल ही तो वो उसकी बीमारी का समाचार सुनकर उससे मिलने आई थी। 25-30 वर्षीय आकर्षक देह यष्ट की नंदिता काफ़ी हंसमुख और बेतकल्लुफ स्वभाव की महिला है। उसने अपने पति से तलाक देने के लिए आवेदन कर रखा है। तलाक का कारण पूछने पर उसने कहा था, मैम, मेरा सौंदर्य ही मेरा दुश्मन बन गया है। प्रशांत बात बात पर मुझ पर शक करता है। भला सदैव शक करने वाले आदमी के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? मैं नौकरी करती हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, फिर क्यों किसी के दबाव में रहूँ? मैं स्वच्छंद जीवन जीना चाहती हूँ। तलाक के पश्चात मैं स्वतंत्र हो जाऊँगी। अपनी ज़िंदगी की मालिक मैं स्वयं होंगी। जैसे चाहे रहूँगी, ना कोई बंधन, ना जिम्मेदारी और ना ही कोई रोक टोक।
वैसे भी घर की जिम्मेदारियों में फंसी कोई भी कैरियर ओरिएंटेड महिला कभी सफल नहीं हो सकती। करीना ने जब उसे घर परिवार की सार्थकता, महत्ता, पत्नीत्व और मातृत्व की गरिमा बताने का प्रयास किया तो वो बोली, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती मैम। मातृत्व स्त्री को गरिमा नहीं देता वरन बेड़ियां पहनाता है। जब एक स्त्री सफलता की ऊंचाइयां छूना चाहती है तब मातृत्व का हार प्रेम और बलिदान की मांग कर उसके पैरों को जकड़कर तन मन को बंदी बनाकर उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं और उसके सारे सपनों को धूल धूसरित कर देता है, अरमानों को कुचल देता है। अब आप ही बताइए, ऐसे मातृत्व से क्या लाभ जो स्त्री की सारी योग्यताओं, रात दिन जागकर प्राप्त की गई डिग्रियों को ठंडे बस्ते में डालने का सुझाव देता हो। ठीक यही बात घर परिवार के प्रति समर्पित स्त्री के संदर्भ में कही जा सकती है। यदि ऐसा ही था तो तुमने विवाह ही क्यों किया? उसका उत्तर सुनकर ना चाहते हुए भी करीना उससे पूछ बैठी थी। मैम, गलती हो गई, प्यार कर बैठी थी। माँ पापा की इच्छा के विरुद्ध उससे मैंने विवाह कर लिया। धीरे धीरे प्यार करने वाला प्रेमी दक्यानुसी पति में बदल गया। विवाह के बंधनों, कर्तव्यों को निभा पाने में जब मैं स्वयं को असमर्थ पाने लगी तब तलाक लेने का आवेदन देकर यहाँ की ब्रांच में स्थानांतरण करवा कर आई हूँ। दक्यानुसी पति? हाँ, एक दक्यानुसी पति जिसे सिर्फ अपनी ही चिंता है, मेरी नहीं। करीना ने एक बार फिर अपनी तरह नंदिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी दलीलों के आगे वो निरुत्तर हो गई। तब 2 पीढ़ियों का अंतर समझकर उसने इतना ही कहा, जैसा तुम्हें उचित लगे करो, लेकिन घर परिवार का महत्व कभी समाप्त नहीं होगा। शायद तुम कभी इस बात को समझ पाओ। एक बात और, मैम शब्द से अपनत्व का बोध नहीं होता। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, अतः यदि तुम्हें मेरे साथ संबंध कायम रखने हैं तो मुझे आंटी, दीदी या भाभी जो चाहे संबोधित कर सकती हो, लेकिन मैम नहीं। तब से नंदिता उसे दीदी कहकर ही संबोधित करती थी। किसी अपरिचित के सामने अपने जीवन की किताब खोलने के पश्चात क्या नंदिता ऐसा निंदनीय कृत्य कर सकती है? अगर कार्तिकेय और उसके बीच में ऐसा कोई भी संबंध होता तो क्या वो इतनी सहजता से उससे मिल पाती या निज बातें बताकर अपने जीवन का रहस्य खोल पाती? या कार्तिकेय का साथ पाने के लिए ही उसने उससे संबंध बनाए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिसेस सूरी की तो आदत ही है इधर का उधर करने की। वास्तव में वो उसके सुखी पारिवारिक जीवन को देखकर ईर्ष्याग्रस्त हो गई है, अतः व्यर्थ की बातें करके उसके जीवन में जहर घोलना चाहती है। या उसकी ईर्ष्या का एक अन्य कारण कार्तिकेय को जल्दी जल्दी मिलता प्रमोशन भी हो सकता है, जिसके कारण वरिष्ठ होते हुए भी सूरी साहब कार्तिकेय से एक रैंक पीछे हो गए हैं। वस्तुतः जिस कुर्सी पर सूरी साहब को बैठना था उस पर आज कार्तिकेय बैठे हैं। सोचकर करीना ने मन को सांत्वना दी। लेकिन ऐसा आरोप तो कोई दुश्मनों पर भी नहीं लगाता। क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है? शक का कीड़ा उसके मन मस्तिष्क में कुलबुलाने लगा था। काफ़ी पहले उसने कहीं पढ़ा था कि पुरुष ऐसे हीरे के समान हैं जो पुराना होने पर भी अपनी चमक दमक नहीं खोता है। शायद इसी कारण आज के भौतिकवादी परिवेश में पली बढ़ी कुछ युवतियाँ युवाओं की अपेक्षा प्रौढ़ों को अधिक पसंद करने लगी हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से स्थापित होने के कारण उनके लिए दुनिया भर के ऐशो आराम के साधन जुटाने में सक्षम होते हैं, जबकि युवाओं को वही साधन जुटाने में काफ़ी समय लग जाता है। मन में अनेक तर्क वितर्क चल रहे थे। अपने ही प्रश्नों का अपने द्वारा उत्तर प्राप्त कर उसने अपने विचारों को झटकने का प्रयास किया, किंतु चाहकर भी सफल नहीं हो पाई। अतीत की ओर दृष्टिपात किया तो करीना को महसूस हुआ, यदि कुसुम की बात सही है भी तो क्या वो इस स्थिति के लिए स्वयं दोषी नहीं है? जब बच्चे छोटे थे तो वो स्वयं को बच्चों में इतना व्यस्त रखती थी कि उसके पास कार्तिकेय के लिए समय ही नहीं था। कभी वो उसका साथ चाहता या ऑफिस में चल रहे किसी तनाव को उसको बताकर अपना बोझ हल्का करना चाहता तो वो बड़ी सहजता से ये कहकर मुक्ति पा लेती कि मुझे क्या पता, मेरे पास समय ही नहीं है। वास्तव में उस समय उसके पास बच्चों की प्रत्येक समस्या के हल के लिए समय था, लेकिन कार्तिकेय के लिए नहीं था। कभी रात के गहन अंधकार में वो अपने प्यार का प्रतिदान चाहता तो कहती, मैं थक गई हूँ, या बच्चे भी जग रहे हैं। कभी सहयोग देती भी थी तो वो भी आधे अधूरे मन से।
महिला मंडल की सदस्य तो प्रारंभ से ही थी, लेकिन कार्तिकेय की पदोन्नति होने के साथ जनरल मैनेजर की पत्नी होने के कारण उसे क्लब की अध्यक्षा बनना पड़ा। इसके साथ ही उसका कार्यभार भी बढ़ गया और उसके साथ ही उसे ताश खेलने की बुरी लत लग गई। क्लब की कुछ महिलाएं क्लब के दिन के अतिरिक्त सायं 4 बजे से पपलू खेलना प्रारंभ करती थीं, जो रात के 8 बजे तक चलता रहता था। ताश का खेल वास्तव में शराब की तरह एक नशा होता है, जिसमें खेलने वाला तन मन की सुध बुध भूलकर खेल में ऐसा डूब जाता है कि उसे न तो घर की परवाह रहती है, न समय की और न जमाने की। यही करीना के साथ हुआ। यहाँ तक कि अक्सर कार्तिकेय ऑफिस से आकर उसका इंतज़ार करता रहता तथा वो पहले अपराध बोध के साथ तथा बाद में बिना किसी अपराध बोध के वो केवल सॉरी कहकर मुक्ति पा लिया करती थी। धीरे धीरे कार्तिकेय का ऑफिस से आना और लेट होता गया, लेकिन तब उसे लगा था चलो अच्छा हुआ, कम से कम सॉरी कहने से मुक्ति तो मिल गई। उसे याद आया विवाह के समय उसकी बहन ने सफल दाम्पत्य जीवन के कुछ नियम बताए थे। उसमें से एक था, पुरुष को यदि वश में रखना है तो उसके ऑफिस जाने और आने के समय घर पर ही उपस्थित रहना चाहिए। दरवाजे पर ऑफिस के लिए विदा करती पत्नी का मुस्कुराता चेहरा न केवल काम करने की प्रेरणा देता है, वरन समय से घर आने को भी प्रेरित करता है। सदैव लड़ती झगड़ती या शिकायत करती पत्नी से पुरुष सदा दूर भागना चाहता है। विवाह के प्रारंभिक दिनों में तो उसने इस नियम को निभाया भी था, अच्छा भी लगता था, लेकिन बच्चों के साथ बढ़ती व्यस्तता में ये व्यर्थ लगने लगा था। आज स्थिति यहाँ तक आ गई कि वो स्वयं कार्तिकेय का इंतज़ार करने की अपेक्षा उसे ही इंतज़ार करने के लिए बाध्य करने लगी है। तब वो ये नहीं सोच पाई कि सुबह का गया शाम को घर लौटने पर थका हारा कार्तिकेय भी सुकून के कुछ पल चाहता है। दिन भर की खट्टी मीठी यादों को उसके साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन वो पहले बच्चों तथा बाद में मित्र मंडली में अपना सुकून ढूंढती रही। शायद यही कारण था कि कार्तिकेय ने अपनी मंजिल तलाश ली है, या दूसरे शब्दों में उसके कदम भटक गए हैं। अगर ऐसा है तो क्या उसकी इस भटकन के लिए वो स्वयं दोषी नहीं है? कमरे में लाइट जलने के साथ ही उसकी तंद्रा भंग हुई। घड़ी देखी, 10 बजने की सूचना दे रही थी। क्या बात है, पूरे घर में अंधेरा है? श्यामा कहाँ है? तबीयत अब कैसी है? मैं जल्दी आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिन्हा अपने प्रमोशन की पार्टी में खींच ले गया तो मैं सूचित भी नहीं कर पाया। मैं तो खाना खा आया हूँ। तुमने कुछ खाया या नहीं? कार्तिकेय ने स्नेह युक्त स्वर के साथ सफाई देते हुए कहा। अपनी मना स्थिति के कारण करीना का कार्तिकेय के प्रश्नों का उत्तर देने का मन नहीं किया। वैसे भी उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। करीना को शराब से सदा नफरत रही है, लेकिन पार्टी वगैरह में सबके आग्रह को कार्तिकेय कभी ठुकरा नहीं पाया। कभी कभी सब चलता है, या हाई सोसाइटी में तो यह आम बात है कि दलील सुनकर वो चुप रह जाती थी। कार्तिकेय भी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना फ्रेश होने चला गया था। श्यामा खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर जा चुकी थी। करीना का खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, अतः उठकर खाना फ्रिज में रख दिया। सोने से पूर्व ज्वर की तीव्रता जानने के लिए कार्तिकेय ने करीना का माथा छुआ। इसी हाथ ने किसी और को भी छुआ होगा, सोचकर उसका मन वितृष्णा से भर उठा। हाथ को हटाने के लिए हाथ उठाना चाहा, लेकिन हाथ ही जवाब दे गए। उसने किस्से कहानियों में ऐसे प्रेम त्रिकोण के बारे में पढ़ा था, जिनमें दूसरी औरत ने छल कपट से किसी एक जिंदगी पर अधिकार कर उस पर निर्भर अनेक जिंदगियों का जीवन दूभर बना दिया था। किंतु उसे अपने प्यार कार्तिकेय पर इतना विश्वास था कि ऐसी बात उसके मन में कभी आई ही नहीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसे भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक बार उसका मन हुआ कि वो कार्तिकेय से नंदिता के बारे में पूछे, उसके साथ चल रहे प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। उससे पूछे कि उसके प्यार और समर्पण में कहाँ कमी रह गई, कि इस उम्र में उसे दूसरी सहचरी की आवश्यकता पड़ गई, या उसे उसके प्यार को अपमानित करने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया तो क्यों उठाया। मन किया उसे डांटे, लड़े, झगड़े, जिससे कि उसके मन की आग शांत हो सके, लेकिन उसके संस्कारी मन ने उसे ऐसा करने से रोका। शांत मन से सोचा तो करीना को लगा कि हो सकता है कि कुसुम ने जो बात बताई हो वो सच ना हो, मात्र अफवाह हो।
एक स्त्री और पुरुष यदि एक साथ काम करते हैं तो कुछ लोग महज लुत्फ उठाने के लिए ऐसी बातें करके बात का बतंगड़ बनाने से नहीं चूकते, और यदि कुसुम की बातों में कुछ सच्चाई है तो भी रोने धोने या लड़ने झगड़ने से ही किसी समस्या का समाधान या अंत नहीं होगा। कभी कभी ऐसी स्थिति में इस तरह की बातों से बात सुधरने के बजाय बिगड़ भी जाती है। अतः उसे शांति और धैर्य से काम लेते हुए कूटनीति से काम लेना होगा, जिससे लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। अचानक उसे एहसास हो गया था कि कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में यदि जीना है तो अपनी आँखें और कान सदैव खुले और चौकन्ने रखने चाहिए, वरना पलक झपकते ही पल भर में पता नहीं कब, कहाँ, कैसे और क्या से क्या हो जाए पता भी नहीं चले। कार्तिकेय शीघ्र ही नींद के आगोश में खो गया, लेकिन करीना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्या वो कार्तिकेय को नंदिता से दूर कर पाएगी? पता नहीं वे दोनों कब से साथ साथ चल रहे हैं तथा कितनी दूर जा चुके हैं। बच्चों को जब पता चलेगा तब क्या उनके दिल में पिता के लिए मान सम्मान रह पाएगा? कहीं कार्तिकेय ने उस दूसरी औरत के लिए उससे तलाक ले लिया तो? नहीं, कार्तिकेय ऐसा नहीं कर सकता। इतने वर्षों का साथ क्या ऐसे अचानक तोड़ा जा सकता है? उसे किसी भी प्रकार से इन दोनों को अलग करना होगा। कुछ वर्ष पूर्व उससे मिलने आई दीदी रवीना के शब्द उसके मस्तिष्क में गूंजने लगे। तेरे जीजू की कई मंत्रियों से जान पहचान है, तू कहे तो हेड ऑफिस में स्थानांतरण करवा दें। दीदी अभी नहीं, अंकिता हायर सेकेंडरी की परीक्षा दे ले, उसके पश्चात सोचेंगे। इस छोटी सी जगह में तुम लोग कैसे रह लेते हो? ना कोई बड़ा मार्केट, ना कोई घूमने की जगह। एक दिन बातों बातों में दीदी ने कहा था। वास्तव में महानगर में रहने की अभ्यस्त दीदी को यह छोटा सा शहर अत्यंत नीरस प्रतीत हो रहा था। दीदी, ये जगह छोटी अवश्य है, किंतु सुख सुविधा के साधनों से भरपूर है। वैसे भी इतना बड़ा बंगला, नौकर चाकर की सुविधा बड़े शहर में नहीं मिलेगी, और इससे भी अधिक ऐसी शुद्ध हवा, ताज़ी फल और सब्जियां महानगरों में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। करीना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। कार्तिकेय के पद के अनुसार मिली सुविधा और प्रतिष्ठा से दीदी भी प्रभावित थीं। ये भी निर्विवाद सत्य है कि कुछ उच्च वर्ग के व्यावसायिक घरानों को छोड़कर एक व्यवसायी चाहे जितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, एक प्रतिष्ठित कंपनी के अधिकारी के समान शानो शौकत से नहीं रह पाता। यदि वो अधिकारी जनरल मैनेजर हो तो बात ही कुछ और होती है। वेतन भले ही कम हो, लेकिन अन्य भत्ते तथा सुख सुविधाएं उसे एक छोटी रियासत का राजा बना देती हैं। वैसे भी मुफ्त में मिली सुविधाएं किसे अच्छी नहीं लगती। आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि इन सुविधाओं का भोग अधिकारी की अपेक्षा उसका परिवार अधिक करता है। यद्यपि लोगों की जागृति के कारण आज स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन कमोवेश पहली वाली स्थिति अभी भी है। अंकुर के इंजीनियरिंग में जाने के पश्चात अंकिता भी हायर सेकेंडरी कर अब मेडिकल में प्रवेश पा चुकी है। अतः इन बदली हुई परिस्थितियों में कल ही वो दीदी को फ़ोन करके स्थानांतरण के लिए प्रयत्न करने के लिए कह देगी। वैसे भी यहाँ रहते हुए कई वर्ष हो गए हैं। यदि ऐसा हो गया तो उसके और कार्तिकेय के लिए अच्छा ही होगा। शायद इस तरह कार्तिकेय और नंदिता के बीच पैदा हुआ अलगाव, दूरी उन दोनों के मध्य प्रस्फुटित हुए संबंधों का भी अंत कर दे, और शायद वो नई जगह, नए वातावरण में अपने प्यार और समर्पण के द्वारा अपने बिछड़े प्यार को लौटा पाने में सफल हो जाए। लेकिन कहीं कार्तिकेय को पता चल गया तो? उन्हें वैसे भी सिफारिश के द्वारा कोई भी काम करवाने से सख्त नफरत है। यदि दीदी ने ही उसके स्थानांतरण का कारण पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगी? नहीं, उसे कोई अन्य उपाय सोचना होगा। अचानक उसे याद आया कि 15 दिन पश्चात ही उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ है। क्यों ना इसे एक बड़े समारोह के रूप में मनाकर कार्तिकेय के मन की थाह ली जाए। खिड़की से झांकती भोर की पहली किरण के साथ ही करीना का विश्वास दृढ़ निश्चय में बदल गया। उसे लग रहा था कि एक स्त्री जहां अपनी छोटी सी भूल से अपने प्यार को खो सकती है, तो वहीं थोड़ा प्रयास करके उसे पा भी सकती है। दूसरी औरत कार्तिकेय के जीवन में कभी उसका स्थान नहीं ले पाएगी। वही उसकी पहली और अंतिम औरत रहेगी। आज से वो उसकी पत्नी ही नहीं, प्रेयसी भी बनेगी। वास्तव में कार्तिकेय के दिल में जगह बनाने के लिए उसे आज और अभी से प्रयास करना होगा। इस विचार ने उसके तन मन को एक नई आभा, नई चेतना से ओतप्रोत कर दिया।
कार्तिकेय को अदरक और तुलसी की पत्ती की मसाले वाली चाय पसंद है। इतने वर्षों से उसके आग्रह के बावजूद भी वो उसे अपने हाथ की चाय नहीं पिला पाई है। इस विचार के आते ही कल तक जहाँ वो बेड टी के लिए श्यामा का इंतज़ार करती थी, आज अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्रित करते हुए उसने स्वयं बेड टी बनाकर कार्तिकेय को जगाया तो उसने आश्चर्य से उसका माथा छूकर पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर तुम चाय बनाकर क्यों लाई? श्यामा कहाँ है? आँख जरा जल्दी खुल गई तो सोचा आज मैं ही चाय बना दूँ, तुम्हारी मनपसंद चाय बनाकर लाई हूँ, करीना ने कप उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। काफ़ी दिनों बाद तुम्हारे हाथ की चाय पी रहा हूँ, सच बहुत स्वादिष्ट है, कार्तिकेय ने प्रशंसात्मक स्वर में कहा। अगर आज तुम्हारी कोई मीटिंग ना हो तो मैं आज मार्केट जाना चाहती हूँ। पहले पूर्ण रूप से ठीक तो हो लो, वैसे भी मार्केट जाने की इतनी आवश्यकता क्या पड़ गई? तुम्हें याद है 15 दिन पश्चात हमारे विवाह की 25वीं वर्षगांठ है। मैं इस सुअवसर को कुछ विशिष्ट अंदाज में मनाना चाहती हूँ। जैसा तुम चाहो करो, लेकिन पहले ठीक तो हो लो। मैं अब ठीक हूँ, तुम बताओ आज शाम को खाली हो या नहीं? मेरी क्या आवश्यकता है, गाड़ी लेकर चली जाना, जो चाहे खरीद लेना, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड तो है ही, कार्तिकेय ने दिल लगी करते हुए कहा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, एक नया सूट सिलवाना है, उसका नाप तो मैं नहीं दे पाऊंगी ना। करीना ने भी उसी अंदाज में उत्तर दिया। ठीक है, आज मैं जल्दी आने का प्रयत्न करूंगा। यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो नंदिता को भी साथ ले लें, कपड़ों के मामले में उसकी रुचि अच्छी है, तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही फ़ोन करके उससे बात कर लूँगी। गहरी नज़रों से उसे देखते हुए करीना पुनः बोली, जैसा तुम चाहो, कहकर कार्तिकेय ने बात समाप्त करने की गर्ज से अपनी नज़र पेपर पर टिका दी। उसके बाद के दिन करीना के बेहद व्यस्तता में गुजरे। जिसको कार्ड दिए जा सकते थे उसको कार्ड दे दिए, जो दूर थे उनको फ़ोन द्वारा ही सूचित कर दिया गया। पूरी तैयारी में नंदिता उसके साथ रही। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का करीना को बेसब्री से इंतज़ार था। बच्चे भी आ गए थे। करीना ने इसी अवसर के लिए खरीदी कार्तिकेय के सूट से मेल खाती अपनी जरी वर्क की बेशकीमती ऑफ वाइट साड़ी पहनी, जूड़ा बांधकर बेड़ी लगाकर हल्का मेकअप किया। उसी समय कार्तिकेय ने उसको प्रशंसात्मक निगाहों से निहारते हुए चिर परिचित अंदाज में हौले से कहा, अनछुई लग रही हो, कहो तो हनीमून के लिए भी टिकट बुक करा दूं? फिर थोड़ा रुक कर रूमानी स्वर में बोले, बेकार तुमने इतना ताम झाम किया, इस समय तो बस तुम और मैं होते तो आनंद ही कुछ और होता। करीना खामोश रहकर मुस्कुराते हुए कार्तिकेय के शब्दों की सच्चाई जानने की चेष्टा कर ही रही थी कि अंकुर और अंकिता आकर बोले, मामा पापा आप अभी यहीं हैं? बाहर मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। बस चलते हैं बेटा, तुम्हारी मम्मी का फिनिशिंग टच समाप्त ही नहीं हो रहा है। बाहर आकर कार्तिकेय और करीना मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करने लगे। उसे देखकर कुसुम भी हैरान थी। उसे लग ही नहीं रहा था कि ये वही करीना है जिससे वह 15 दिन पूर्व मिली थी तथा जो उसकी बात सुनकर हैरान परेशान थी। उन दोनों को बधाई देते हुए जब लोगों ने कहा, रियली बोथ ऑफ यू आर मेड फॉर ईच अदर, यह आप दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि आपके विवाह के 25 वर्ष हो गए हैं, या आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लोगों की विभिन्न टिप्पणियां सुनकर करीना अत्यंत ही प्रफुल्लता महसूस कर रही थी। सबको धन्यवाद देते हुए उसकी प्रफुल्लता उसके अंग अंग से प्रकट हो रही थी। एक नया तेज उसके चेहरे पर दृष्टिगोचर हो रहा था जिसने उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा दिए थे। वीडियो फोटोग्राफर प्रत्येक क्षण को कैमरे में कैद करता जा रहा था। सबके साथ फ़ोटो खिंचाने के पश्चात नंदिता को फ़ोटो के लिए बुलाया तो झिझकते हुए बोली, रहने दीजिए दीदी, मैं अकेली आप लोगों के बीच अच्छी नहीं लगूंगी। करीना के आग्रह पर नंदिता ने फ़ोटो तो खिंचवा ली थी, किंतु उसके स्वर में छाई झिझक तथा निराशा देखकर वो भी आश्चर्यचकित थी। वरना नववर्ष पर या अन्य अवसरों पर आयोजित पार्टी में तो नंदिता अपने स्वच्छंद विचारों एवं वाक्पटुता के कारण छाई रहती थी। 4 घंटे चले इस पार्टी में सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी करीना ने अपना खोया आत्मविश्वास पा लिया था। वैसे प्रत्येक दिन सुबह 20 मिनट के योगाभ्यास के कारण उसका शरीर अन्य हम उम्र महिलाओं की तरह ढीला नहीं पड़ा था। उसमें आज भी आकर्षण है, वो ये जानती थी, किंतु कुसुम की बात ने उसे बेहद डरा दिया था। यद्यपि कार्तिकेय के व्यवहार से उसे अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था।
दूसरे दिन नंदिता को धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया तो पता चला कि वो आज ऑफिस आई ही नहीं है। कार्तिकेय से पूछा तो बोले वो छुट्टी लेकर घर चली गई है। लेकिन तुम एकाएक उसमें दिलचस्पी क्यों लेने लगी हो? उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने प्रति प्रश्न पूछा। बस ऐसे ही, अकेली रहती है, दिल की अच्छी है, और फिर हमारी पार्टी को सफल बनाने के लिए उसने पूरे मनोयोग से काम किया था, अतः धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया था। नहीं मिली तो आपसे पूछ लिया, सहज स्वर में करीना ने कहा था। अंकुर और अंकिता चले गए थे। अभी हफ्ता भर ही बीता था कि डाक में आए एक पत्र को देखकर करीना चौंक गई। आज के युग में पत्र? उससे भी अधिक प्रेषक की जगह नंदिता का नाम देखकर वो आश्चर्य से भर गई। उत्सुकता से पत्र खोला। लिखा था, दीदी नमस्कार। दीदी, मैं प्रशांत के पास लौट आई हूँ। अभी निश्चय नहीं किया है कि नौकरी करूँगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि अब मैं जो भी करूँगी वो प्रशांत के साथ रहकर उसके सहयोग से ही करूँगी। जीवन एक समझौता है, अगर समझौते करने ही हैं तो उसी के साथ क्यों ना करूं जिससे मैंने प्यार किया, जिसके साथ अग्नि के समक्ष जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया था। मानती हूं कि मैं प्रशांत के डोमिनेटिंग व्यवहार से परेशान हो गई थी, पर आज जब उसके व्यवहार का विश्लेषण करती हूं तब मुझे लगता है कि वो मुझे लेकर थोड़ा ज़्यादा ही पजेसिव हो गया था। प्रशांत से इतने दिन अलग रहकर ये भी अच्छी तरह समझ गई हूँ कि सच्ची मानसिक शांति घर परिवार में रहकर ही पाई जा सकती है। स्वतंत्र रहना, ऐच्छिक जीवन जीना, ये सब नारी मुक्ति के नाम पर की जा रही बड़ी बड़ी बातें हैं, जिससे मेरी जैसी नारियां अक्सर भ्रमित हो जाती हैं। सिर्फ ईंट पत्थरों की दीवार से ही घर नहीं बनता, घर बनता है लोगों से, जो अपने हों, दुख सुख में काम आ सकें, जिसके कंधे पर सिर रखकर रोया भी जा सके और कह कहे भी लगाए जा सकें। दीदी, उस दिन आपने मुझे समझाना चाहा था, किंतु मैं अपने अंतः कवच में कैद आपकी बातों को समझ नहीं पाई थी। आज सोचती हूँ कि मेरी जिद और स्वच्छंदता ने मुझे क्या दिया, अकेलापन, सूनापन, और इससे भी बड़ा आरोप लगा चारित्रिक पतन का। आज मैं निसंकोच कह सकती हूँ, ऑफिस के ही एक सहकर्मी ने मेरे ही घर में घुसकर एक रात मेरे साथ गुजारने की पेशकश की थी। उसके आग्रह को ठुकराने पर उसने ज़बरदस्ती बल प्रयोग करने का प्रयत्न भी किया, किंतु उसमें भी असफल रहने पर उसने मेरे और सर के बारे में दुष्प्रचार किया। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि अकेले होने के कारण मुझे घर जाने की जल्दी नहीं रहती थी, जिसके कारण आवश्यकता पड़ने पर देर रात तक सर के साथ काम करने में मुझे ना अनुचित लगता था और ना ही हिचकिचाहट होती थी। दीदी, ये सच है कि एक साथ काम करने के कारण मेरा सर के साथ मानसिक और भावनात्मक लगाव हो गया था। वो मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन सिर्फ एक कार्यकुशल परिश्रमी अधिकारी के रूप में, जो अपने मातहतों से काम लेने के साथ साथ उन्हें सम्मान देना भी जानता है। दीदी, उस रात पार्टी में सभी लोग अपने परिवारों में मस्त थे, वहाँ मैं ही अकेली थी। लोग सिर्फ बेतुके मजाक या फ्लर्ट के उद्देश्य से मेरे पास आते थे। उनके लिए मैं सिर्फ वस्तु थी, एक ऐसी वस्तु जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इससे भी अधिक दुख मुझे उन स्त्रियों की मानसिकता पर होता है जो अपने पतियों को मुझसे बात करते देखकर अजीब नज़रों से मुझे देखने लगती हैं, मानो मैं उनसे उनके पतियों को छीन लूँगी। दीदी, ना जाने क्यों लोगों में ऐसी भावना जागृत हो जाती है। क्या एक अकेली लड़की, औरत सहज सामान्य जीवन नहीं जी सकती? दीदी, मैं आज भी इन अनगिनत प्रश्नों के भंवर जाल में फंसी मार्ग ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उस रात की पार्टी में पत्नीत्व और मातृत्व के गौरव से अब सिंचित आपके तेज को देखकर इतना अवश्य समझ गई हूँ कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने अपने कर्म पथ पर अग्रसर होकर ही समाज का और अपना भला कर सकते हैं। पत्नीत्व और मातृत्व के गौरव से युक्त स्त्री ही संपूर्ण होती है, और इस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए कुछ खोना भी पड़े तो कोई बुराई नहीं है। वैसे भी दीदी, जब दो इंसान आपस में प्यार करते हैं, एक बंधन में बंधते हैं, तो कभी कभी अनबन होनी अवश्यंभावी है। अगर इंसान समझदारी से काम ले तो अपने झगड़े सुलझाकर सामान्य जीवन जी सकता है। मैं अपनी जिद में प्रशांत के बार बार लौट आने के आग्रह को ठुकराती रही थी, पर बहुत सोच विचार के पश्चात अपनी बदली सोच के तहत मैंने प्रशांत के पास लौटने का मन बना ही लिया। इसके बावजूद कुछ प्रश्न आज भी मुझे चैन नहीं लेने दे रहे हैं।
दीदी, हम 21वीं सदी में प्रवेश करने का दम तो भरते हैं, लेकिन आज भी हमारी मानसिकता कितनी खोखली है, ओछी है, संकीर्ण है। तभी तो किसी औरत पर लगाए लांछनों को सुनकर तिल का ताड़ बनाने की अपेक्षा हम सच्चाई जानने की चेष्टा नहीं करते। दूसरों के दुष्प्रचार को नकार क्यों नहीं पाते? उस स्त्री को अनावृत करते हुए ये क्यों नहीं सोच पाते कि वो भी किसी की बहन है, बेटी है, उसकी भी अपनी मर्यादा, इज्जत और सम्मान है। एक और बात जो मेरे मन मस्तिष्क में निरंतर मंडरा रही है, हमारे समाज में क्या एक अकेली औरत कभी पूर्ण इज्जत, सम्मान, गर्व और बिना डर के कभी अपना आशियाना खड़ा करके जी पाएगी, या सदा उसे कभी पिता, कभी भाई, कभी पति तो कभी पुत्र रूपी पुरुषों के कंधों का सहारा लेना ही पड़ेगा? दीदी, आपने मुझे राह दिखाई, मेरे जीवन को एक नया आयाम दिया, उसके लिए धन्यवाद। उचित समझें तो पत्रोत्तर अवश्य दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। आपकी नंदिता। अनजाने में करीना का नंदिता के साथ एक खूबसूरत अनाम सा रिश्ता कायम हो गया था। इसीलिए पत्र पढ़कर करीना की आंखों में आंसू छलछला है। बेचारी नंदिता, ना जाने कितना दर्द, गम दिल में छुपाए चली गई। लोगों ने तो क्या, उसने स्वयं, जिसे वो दीदी कहती थी, ने भी तो उस पर शक किया था। यह सच है कि नंदिता के पत्र ने उसके मन मस्तिष्क पर छाया बोझ हल्का कर दिया था, लेकिन एक अकेली, बेबस, लाचार और मजबूर औरत की दास्तान ने पूरे समाज के साथ साथ उसे भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसके बावजूद उसे खुशी थी कि नंदिता अपने प्यार के पास लौट गई थी। शायद इस बार वो प्यार की खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ अपने उस प्यार में रच बस जाए जिसे वो अपनी नादानी में छोड़ आई थी। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी, अनाम रिश्ता। कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी पर लाइक ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।